नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूएनईएससीओ यूनेस्को के बारे में कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसमें एजुकेशन का क्या प्रावधान है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूनेस्को के बारे में। आइए जानते हैं। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूएनईएससीओ, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, यू फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जो है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन was born on 16 November 1945. UNESCO has 195 member and 8 associated member and is governed by the General Conference and the Executive Board. The secretaries held by the Director General implements the decision of these two bodies. The organization has more than 50 field offices around the world and its uh, headquarters are located in Paris. मतलब जो यूनेस्को है उसका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को में 195 सदस्य और 8 एसोसिएटेड सदस्य हैं और ये सामान्य सम्मेलन कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित किया गया है। महानिदेशक की अध्यक्षता वाला सचिवालय इन दोनों निकायों के निर्णयों को लागू करता है। संगठन के पास दुनिया भर में 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगर हम बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को 16 नवंबर 1945 में इसका जन्म हुआ था और इसके जो मेंबर हैं 195 मेंबर हैं, 8 एसोसिएटेड मेंबर हैं और ये गवर्न बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। इसमें सेक्रेटरी जो है वो मतलब जो भी चीजें होती हैं वो डायरेक्टर जनरल के डिसीजन के द्वारा होती हैं और सेक्रेटरी हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में 50 से ज्यादा फील्ड है और इसकी जो ऑफिस है या हेडक्वार्टर है वो पेरिस में लोकेटेड है। UNESCO mission is to contribute to the building of a culture of peace, the eradication of poverty, sustainable development, and intercultural dialogue through education, the साइंस, कल्चरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। यूनेस्को का जो मिशन है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से अगर हम बात करें इसमें तो जो संस्कृति में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है या सतत विकास है उसमें जो गरीबी उन्मूलन है, अंतर सांस्कृतिक संवाद के निर्माण में योगदान देता है। मतलब यूनेस्को का जो मिशन है वो ज्यादा बहुत ज्यादा फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर। उसमें जो गरीबी की बात करें या प्योवर्टी है उसको दूर करने की बात की गई है। इसमें कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है, संस्कृति के बारे में बात की गई है, इंफॉर्मेशन के बारे में बात की गई और एजुकेशन के बारे में बात की गई। नेक्स्ट अगर हम यूनेस्को गवर्निंग बॉडीज या स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 4 होती हैं। यूनेस्को की गवर्निंग बॉडीज और स्ट्रक्चर होती हैं। पहला जो होता है वो द जनरल कॉन्फ्रेंस और दूसरा द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तीसरा डायरेक्टर जनरल और चौथा सेक्रेटरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे The General Conference, consisting of all member states and which ordinarily take place once every biennium, is the highest body responsible for decision regarding the activities of the organization, approving in its program and budget. Each member state represent a vote. मतलब इसके जितने भी मेंबर हैं उनका वोट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सभी राज्यों से मिलकर और जो आमतौर पर 2 साल में होता है, द्विवार्षिक में एक बार होता है। उस संगठन की गतिविधियों के बारे में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं और जो प्रोग्राम होता है या बजट होता है उसके बारे में अपने कार्यक्रम और बजट को मंजूरी देता है जो यूनेस्को होता है। और जितने भी सदस्य होते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस में उन सबके वोट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मतलब उनका जो वोट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। It composed of 58 member states elected by the General Conference for a term of 4 years, normally meet twice a year, prepare the work of the General Conference and
is responsible for monitoring implementation of the program of the organization. मतलब ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस होता है, ये 4 साल की अवधि के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुने गए 58 सदस्य राज्यों से बना होता है। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, ये 4 साल में जो जनरल कॉन्फ्रेंस होता है उसके द्वारा चुने गए जो 58 सदस्य होते हैं, 58 सदस्य होते हैं, या 58 सदस्य राज्यों से बना होता है। आमतौर पर साल में 2 बार मिलते हैं ये, जब भी इनका कॉन्फ्रेंस होता है, जनरल कॉन्फ्रेंस होता है, साल में 2 बार होता है। सामान्य सम्मेलन का काम तैयार करते हैं और संगठन के कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं प्रोग्राम के, उनको मॉनिटर करने के लिए ये जितने भी 58 सदस्य होते हैं ये उसमें शामिल होते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग ये 58 सदस्य करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम डायरेक्टर जनरल की। इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इलेक्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर अ टर्म्स 4 year एंड मे बी रिलेक्टेड फॉर अनदर टर्म। द करेंट डायरेक्टर जनरल इरीना बिवाको इज सिंस 2009 बुल्गारिया। संगठन का प्रमुख है जिसे 4 साल की अवधि के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुना गया है और एक कार्यकाल के लिए फिर से चुना जा सकता है। वर्तमान महानिदेशक जो थे वो 2009 के बाद इरीना बोकोवा थे, जो बुल्गारिया से होते हैं। मतलब ये हमेशा 4 साल की अवधि के लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुना जाता है जो डायरेक्टर जनरल होता है, और कार्यालय के फिर मतलब जितने भी कार्यालय होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। अभी हाल में जो 2009 के बाद अगर जनरल कॉन्फ्रेंस है, अगर हम उनकी बात करें तो वो जो है वो इरीना बोकोवा 2009 के बाद से बुल्गारिया के हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसमें जो भी मेंबर होते हैं उनको चुना जाता है। सेक्रेटरिएट। The Secretariat consists of the Director General and self-appointed by him or her. As of mid 2009, the Secretariat employed around 2000 civil servants from some 170 countries. The staff is divided into professional and general service categories. More than 700 staff members work in UNESCO 65 field office around of the world. जो यूनेस्को की बात करें, सेक्रेटरी की बात करें, सचिवालय में महानिदेशक और उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी शामिल होते हैं। 2009 के मध्य तक सचिवालय ने लगभग 170 देशों के लगभग 2000 सिविल सेवकों को रोजगार दिया। मतलब इसमें जो सचिवालय होता है उसमें 170 देशों के लगभग 2000 सिविल जो सेवक होते थे उनको रोजगार दिया। कर्मचारियों को व्यावसायिक और सामान्य सेवा श्रेणियों में विभाजित किया गया। 700 से अधिक कर्मचारी सदस्य यूनेस्को के 65 क्षेत्रीय कार्यालयों में काम कर रहे हैं। सेक्रेटरीज की बात करें तो इसके द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं या जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं वो सब शामिल हैं। 2009 के बाद की बात अगर हम करें तो इसमें सचिवालय में लगभग 170 देशों के लगभग 2000 सिविल जो अगर हम कहें तो सेक्रेटरीज जो हैं वो काम कर रहे हैं। सचिवालय ने लगभग 170 देशों को लगभग 2000 सिविल सेवकों को रोजगार दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है यूनेस्को के, ये देख लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द टीचिंग प्रोफेशन, शिक्षण पेशे से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय मानक उपकरणों की निगरानी। इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो है, पहला ऑब्जेक्टिव है ये जो इंटरनेशनल मानक उपकरण की जो निगरानी, जो एजुकेशनल अगर हम बात करें टीचिंग प्रोफेशन की तो उसके संबंध में जो इंटरनेशनल मानक हैं उनके जो उपकरण हैं उनकी निगरानी करना। दूसरा जो है सपोर्ट मेंबर स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट एंड रिव्यू ऑफ टीचर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी। इसमें जो शिक्षक नीतियों और रणनीतियों के विकास और समीक्षा के सदस्य राज्यों का समर्थन करना। जो शिक्षक नीतियां बनाते हैं या रणनीतियों के विकास की जो समीक्षा करते हैं, जो टीचर की पॉलिसीज आती, स्ट्रेटेजी आती हैं, उनमें जितने भी सदस्य राज्यों के शामिल होते हैं उन सबको सपोर्ट करना, यानी जो स्टेट के मेंबर होते हैं उनको सपोर्ट करना, ताकि जो वो शिक्षण नीतियां बनाते हैं या रणनीतियां बनाते हैं उसका विकास हो सके। नेक्स्ट जो है
डेवलपिंग कैपेसिटी फॉर एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तीसरा जो है शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्षमताओं का विकास। इसमें क्या किया गया है कि जो डेवलपिंग मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की बात करी गई है, उनकी जो सीखने की गुणवत्ता है या पढ़ाने की गुणवत्ता है, उनकी क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, improving the knowledge and evidence basis for the implementation and monitoring of the teacher target in education 2030। शिक्षा 2030 में शिक्षक लक्ष्य के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ज्ञान और साक्ष्य आधार में सुधार। मतलब जितने भी नॉलेज और हैं और नॉलेज के एविडेंस हैं, उनको जब उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको लागू करना और उनमें सुधार करना, ये टारगेट है कि 2030 तक जितने भी एजुकेशन क्वालिटी है उसमें सुधार हो जाएगी। जो भी रणनीतियां बनाई जाती हैं या जो भी नॉलेज के एविडेंस है वो लागू हो जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग के लिए जो साक्ष्य हैं उनके में सुधार हो सकेंगे। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग एडवोकेसी एंड नॉलेज शेयरिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और सीखने को बढ़ावा देने के लिए वकालत और ज्ञान साझा करना। ये नॉलेज और ये अंडरटेकिंग एडवोकेसी एंड नॉलेज शेयरिंग एंड प्रमोशन ऑफ क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब टीचिंग और लर्निंग में क्वालिटी लाने के लिए एडवोकेसी करना, नॉलेज शेयर करना और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वकालत करना, ये इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग द टीचिंग प्रोफेशन। मतलब कौन कौन इंटरनेशनल नॉर्मेटिव जो है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं टीचिंग प्रोफेशन के, उनको कैसे मॉनिटर करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो द यूनेस्को ILO इसमें रिकमेंडेशन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ टीचर 1966 एंड यूनेस्को रिकमेंडेशन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन टीचिंग पर्सनल 1997, a committee of experts appointed joined by UNESCO and the International Labour Organization। ILO का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मीट एवरी 3 years ऑफ द मॉनिटर एंड एप्लीकेशन ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट। शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित यूनेस्को ILO सिफारिश 1966, उच्च शिक्षा शिक्षण कामों की स्थिति से संबंधित यूनेस्को की सिफारिश 1997, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों ILO द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त विशेषज्ञों की एक समिति दो उपकरणों के आवेदन की निगरानी के लिए हर 3 साल में बैठक करती है। मतलब जो ये यूनेस्को या ILO की बात करें तो ये हायर एजुकेशन की मीटिंग के लिए हर 3 साल में एक बैठक करती है, ताकि जो भी एप्लीकेशन है एजुकेशन से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंट हैं वो उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। सपोर्टिंग मेंबर स्टेट इन द डेवलपिंग एंड रिव्यू ऑफ टीचर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी। मतलब जो भी मेंबर होते हैं वो किस तरीके से डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं टीचिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी में। तो यूनेस्को वर्क विद द मेंबर states to help strengthen national capacity for the assessment of teaching needs and development of evidence-based policies in relation to teacher requirement, training, development and management, profession development and formative assessment policy, evidence, technical assistive development of tool guidelines and opportunity for knowledge exchange are used to support the development and review of national and regional teacher policies and strategy। यूनेस्को शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती और प्रबंध, व्यवसायिक विकास, रचनात्मक मूल्यांकन के संबंध में शिक्षण आवश्यकताओं के मूल्यांकन और साक्ष्य आधारित नीतियों के विकास के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करने के लिए सदस्य राज्यों के साथ काम करता है। नीति सलाह, तकनीकी सहायता, उपकरणों का विकास, दिशा निर्देश और ज्ञान विनिमय के अवसरों का उपयोग राष्ट्रीय क्षेत्रीय शिक्षक नीतियों और रणनीतियों के विकास और समीक्षा का समर्थन करने के लिए किया जाता है। मतलब जितने भी टीचर की पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी आती है उनको किस तरीके से सपोर्ट करना है या स्ट्रेटेजी में किस तरीके से सपोर्ट करना है उसके बारे में है। तो इसमें जितने भी मतलब शिक्षण आवश्यकता होते हैं, मूल्यांकन और उससे जो भी एविडेंस आधारित जो नीतियां होती हैं उनके विकास और राष्ट्रीय क्षमताओं को
मजबूत करने के लिए सदस्य राज्यों के साथ काम करते हैं। जो नीति होती है, नीति सलाह, तकनीकी सहायता, उपकरणों का विकास, दिशा निर्देश और ज्ञान की शेयरिंग के अवसरों का उपयोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शिक्षकों, नीतियों और रणनीतियों के विकास में रिव्यू का समर्थन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग कैपेसिटी फॉर एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यूनेस्को वर्क विथ मेंबर स्टेट एंड इंटरनेशनल पार्टनर टू इम्प्लीमेंट डेडिकेटेड प्रोग्राम सपोर्टिंग द कैपेसिटी डेवलपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग teacher education and training institution, drawing on the use of technology supported solutions such as open and distance learning। जो यूनेस्को है मौजूदा शिक्षक, शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता विकास का समर्थन करने वाले समर्पित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सदस्य और राज्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करता है। जो डिस्टेंस लर्निंग होती है या फिर हम कहें ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग होती है, उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उनको समर्थित करती है, समाधानों का उपयोग पर आधारित होती है। तो मतलब जो कैपेसिटी इनहेंस करते हैं क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की, उसमें क्या होता है, जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसमें जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उनकी क्षमता का विकास करने के लिए समर्थन किया जाता है, और जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको लागू करने के लिए जितने भी सदस्य होते हैं उनकी भागीदारी के साथ काम करता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, undertaking advocacy and knowledge sharing for the promotion of quality teaching and learning। UNESCO advocate for the teaching professional worldwide and disseminates the result of research studies on innovate practice trends and the challenges ahead in order to maximize use and impact of data and evidence on national policy debate on teacher and teaching policies। This is done through a variety of means such as national, regional fora, as well as knowledge exchange activity at country level। जो यूनेस्को है ये दुनिया भर में शिक्षण मतलब जो प्रोफेशनल होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है, उसकी वकालत करता है, उसकी एडवोकेसी करता है, और शिक्षक और शिक्षण की नीतियों पर राष्ट्रीय नीति बहस पर डेटा और साक्ष्य के उपयोगों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए अभिनय प्रथाओं, रुझानों और आगे की चुनौतियों पर अनुसंधान अध्ययनों के परिणाम का प्रसार करता है। मतलब इसमें कैसे किस तरीके से नीतियां आएंगी, उसमें किस तरीके से डिबेट हो सकता है, साक्ष्य क्या होंगे, उसके प्रभाव के को अधिक करने के लिए कौन कौन से एक्ट होंगे, प्रथाओं और रुझानों को, चुनौतियों को कम करने के लिए कौन से रिसर्चेज होंगी, उनके जो रिजल्ट होते हैं उनका प्रचार प्रसार करता है। ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों के साथ साथ देश स्तर पर ज्ञान विनिमय गतिविधियों जैसे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से किया जाता है। मतलब ये जो भी चीजें होती हैं, अगर हम वर्ल्ड कंट्री लेवल पर देखें तो जो इसमें जो ज्ञान विनिमय होता है, हम अगर बात करें नॉलेज एक्सचेंज की या एक्टिविटी की बात करें, तो इसमें बहुत सारे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से किया जाता है। रोल ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का रोल क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड द future of nation depend not only on their economic capital or natural resources, but on their collective ability to understand and anticipate change in the environment through education, scientific research and the sharing of knowledge। एक अनिश्चित दुनिया में राष्ट्रों का भविष्य न केवल उनकी आर्थिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, बल्कि शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान में के साझाकरण में के माध्यम से पर्यावरण में परिवर्तनों को समझने और अनुमान लगाने की उनकी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। अगर हम रोल ऑफ यूनेस्को की बात करें, इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड, मतलब एक अनिश्चित दुनिया में राष्ट्रों का भविष्य न केवल उनकी आर्थिक, सबसे ज्यादा जरूरी होती है आर्थिक पूंजी, और आर्थिक पूंजी किस पर निर्भर होती है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन पर निर्भर करती है, बल्कि उसके अलावा शिक्षा पर, वैज्ञान जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं या ज्ञान की को जब हम एक्सचेंज करते हैं, ज्ञान को साझा करने के माध्यम से, या पर्यावरण में जो चेंज होते हैं उनको समझने और अनुमान लगाने की जो सामूहिक क्षमता होती है उस पर निर्भर करता है।
In an unstable world marked by flashing democratic movements, the emergence of new economic power and society's weakness weakened by multiple stress factors, the education, scientific and cultural fabric of societies, along with respect for fundamental rights, guarantees their resilience and stability. एक अस्थिर दुनिया में अगर हम अनस्टेबल वर्ल्ड की बात करें तो जो नए लोकतांत्रिक जो भी मूवमेंट होते हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट होते हैं, के द्वारा जो चिन्हित नई आर्थिक शक्तियां और समाज का उद्भव कई तकनीकी कारकों, समाज के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक ताने बाने, मौलिक अधिकारों के सम्मान के साथ कमजोर हो गया है। उनका लचीलापन और स्थिरता की गारंटी, मतलब जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होते हैं या फिर जो नई आर्थिक शक्तियां होती हैं उसमें समाजों का जो उद्भव है, कई तनाव होते हैं और समाज के जो शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक ताने बाने हैं, या फिर अगर हम राइट की बात करें कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो काफी कमजोर हो गए हैं। तो जो यूनेस्को है वो इस बात की गारंटी देता है कि लचीलापन और स्थिरता उसमें आ जाएगी, तो इस बात की गारंटी यूनेस्को देता है। नेक्स्ट जो है, इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड विद द इमरजेंस ऑफ क्रिएटिव, इकोनॉमिक एंड नॉलेज सोसाइटी अलोंग विद द dominance of the internet and the full participation of everyone in the new global public space is a prerequisite of peace and development। एक जुड़ी हुई दुनिया में रचनात्मक अर्थव्यवस्था और ज्ञान समाजों के उद्भव के साथ, इंटरनेट के प्रभुत्व के साथ, नए वैश्विक सार्वजनिक स्थान में सभी की पूर्ण भागीदारी और शांति विकास के लिए एक शर्त है। यूनेस्को जो है वो इमरजेंस ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करता है, नॉलेज सोसाइटीज की बात करता है, अलोंग विथ डोमेन्स ऑफ द इंटरनेट की बात करता है, के साथ नए जो ग्लोबल, अगर हम बात करें इसमें ग्लोबल पब्लिक स्पेस है उसकी बात करता है। तो इसमें सबकी संपूर्ण भागीदारी और शांति के लिए, विकास के लिए एक शर्त रखता है कि इकोनॉमी जो है वो क्रिएटिव हो जाएगी, नॉलेज सोसाइटीज होंगी और इंटरनेट, डोमिनेंस ऑफ इंटरनेट होगा, फुल्ली पार्टिसिपेशन होगा सभी का, ग्लोबल पब्लिक स्पेस होगा, तो जो भी मनुष्य की जरूरतें हैं वो पूरी हो पाएंगी। फंक्शन ऑफ यूनेस्को, अगर हम फंक्शन ऑफ यूनेस्को की बात करें तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव स्टडीज है। जो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज हैं वो वर्ड फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन ऑफ टुमारो वर्ल्ड, मतलब जो आने वाली दुनिया है, आने वाली दुनिया के लिए एजुकेशन कैसा होगा, साइंस कैसी होगी, संस्कृति और कम्युनिकेशन के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज की बात करता है इसको। दूसरी जो चीज है, दूसरा जो फंक्शन है, द एडवांसमेंट, ट्रांसफर एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, रेलिंग प्राइमरीली ऑन रिसर्च, ट्रेनिंग एंड टीचिंग एक्टिविटी, मुख्य रूप से जो अनुसंधान होते हैं, जो भी रिसर्चेज होते हैं, ट्रेनिंग के, शिक्षण गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। जैसे शिक्षण गतिविधियां होंगी उसी तरीके से अनुसंधान होंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सेटिंग एक्शन। इसमें द प्रिपरेशन एंड एडॉप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी रिकमेंडेशन, अंतरराष्ट्रीय उपकरणों और वैधानिक सिफारिशों की तैयारी और अंगीकरण, मतलब जो स्टैंडर्ड सेटिंग एक्शन होगा जिसमें एडॉप्टेशन होगा, प्रिपरेशन ऑफ एडॉप्टेशन होगा, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट होंगे, स्टैट्यूटरी रिकमेंडेशन होंगी। नेक्स्ट जो बात करते हैं एक्सपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट जो कार्य है यूनेस्को का वो एक्सपर्टीज है, प्रोवाइडिंग टू मेंबर स्टेट फॉर देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल कोऑपरेशन, एक्सचेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन। सदस्य देशों को तकनीकी सहयोग के रूप में उनकी विकास नीतियों और परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया विशिष्ट जानकारी का आदान प्रदान। जो एक्सपर्टीज है इसमें क्या होगा, एक्सचेंज स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, मतलब जो विशिष्ट जानकारी है उसको एक्सचेंज कर पाएंगे। टेक्निकल कोऑपरेशन होगा, जो भी पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट हैं उनमें विकास होगा। थैंक यू, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके जो भी कंफ्यूजन है वो मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। और जो आपको लगता है कि कहीं भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।